Anything which has mass and occupies space is called matter. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है। अब मैटर के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब भी पढ़े होगे तुम लोग। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मैटर का? चलो हम रिवाइज करवा रहे हैं जस्ट, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आयुष, आयुष यस सर। क्यों तुम नहीं पढ़े हो स्कूल में? सर पढ़े हैं। बताओ मैटर का डेफिनेशन। सर एनीथिंग दैट occupies space and has weight is known as matter. कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, मास तो जीरो नहीं हो सकता है ना। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, और वो कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ही वो सब्सटेंस, चाहे कितना छोटा से भी छोटा सब्सटेंस हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा और कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब मैटर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं बताइए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मैटर का, बता सकते हो तुम लोग? सर प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी होता है कि मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो है ना बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है उसमें, और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये कैसे हम लोग बता सकते हैं? इसके लिए जैसे तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जैसे शुगर सॉल्यूशन तुम लोग बनाए हो कभी? ये बताओ, पानी में घोले हो ना शुगर, यस सर नो? Yes, sir. तो अगर उसको स्टीयर करते हो, मिक्स करते रहते हो शुगर को, तो देखोगे धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाता है। पहले एक बड़ा क्रिस्टल होता है शुगर का, फिर धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है ना, छोटे छोटे Yes, sir. पार्टिकल वो ब्रेक होते जाता है। उसके बाद ब्रेक होते होते देखोगे शुगर अचानक से गायब हो गया पूरा। कहाँ गायब हो जाता है वो, ये बताओ? Sir, water में dissolve हो जाता है। हाँ, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ ना, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है स्पेस होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो शुगर के पार्टिकल्स एक्चुअली वो डिसॉल्व होके कहाँ चला जाता है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस में चला जाता है ना। और दो वाटर मॉलिक्यूल या जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन सभी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो होता है, वो स्पेस यूज होता है शुगर के डिसोल्यूशन। जैसे ही शुगर डिसॉल्व हो गया, तो डिसॉल्व होके वो पूरा गायब नहीं हो रहा है, वो गायब, वो एक्चुअली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में चला जाता है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि हर एक पार्टिकल के पास, जितने भी पार्टिकल्स होंगे मैटर में, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे सॉलिड अगर पार्टिकल है तो स्पेस कम होता है, लिक्विड है तो स्पेस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस है तो गैस में स्पेस और भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ तुम लोग, सेकंड प्रॉपर्टी बताओ मैटर का। Particles of matter attract each other. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, उन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया कि मैटर के पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग पार्टिकल के टर्म में बात कर रहे हैं तो इंटर मॉलिकुलर नहीं लिख लेना, यहाँ पे इंटर पार्टिकल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, ये हम लोग बोल सकते हैं, बताओ। Yes, sir. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है, मोशन में रहते हैं, उनका मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है, ठीक है, कोई फिक्स्ड मोशन नहीं होता है, रैंडम मोशन होता है। मतलब पार्टिकल्स जो है वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं दे शो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे शो कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट्स, ठीक है। ड्यू टू, किसकी वजह से वो शो करता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, समझ रहे हो, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, मोशन शो करता है, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी डिपोजिट, समझ रहे हो ना बात। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। और जैसे मान लो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो देखोगे किसी भी पार्टिकल को हीट करोगे तो हीट करने पे वो और भी फास्ट मूव करने लगता है ना, उसका मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है या नहीं, बताओ। Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एज द टेम्परेचर राइजेस, या ए राइज इन टेम्परेचर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें, ए राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स का बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ गया तो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, वो विगरस मोशन हो जाएगा, फास्ट मोशन हो जाएगा, समझ रहे हो। Yes, sir. विच ऐसा लिख सकते हैं, मेकिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल मोर विगरस, ठीक है, विगरस मतलब बहुत ही फास्ट। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसका मोशन जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगा, विगरस हो जाता है, ठीक है। तो ये मैटर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब मैटर के स्टेट्स तुम लोग पढ़े होगे, मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। 3. तो बेसिकली हम लोग 3 स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअली टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कितने, 5 है ना। एक Yes, sir. प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बारे में पढ़े होगे तुम लोग। पहला देखो, फर्स्ट तो सॉलिड स्टेट है, इसके बारे में तुम लोग को पता ही है, सॉलिड स्टेट के बारे में पता ही है। अभी कंपेयर करेंगे अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो फर्स्ट हो गया सॉलिड, दूसरा कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड, तीसरा, थर्ड बोलो, Yes. गैस। और इसके अलावा बाकी 2 और जो डिस्कवर हो चुके हैं वो बताओ। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, पढ़े हो। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, बताओ बताओ, ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुने हो या नहीं, हेलो। एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ के देखे हो एक बार भी, Yes, sir. उसमें मिला है ये Sona. बोस आइंस्टाइन Yes, sir. कंडेंसेट। हाँ, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली ये 5 स्टेट ऑफ मैटर तो है, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग बीएससी भी बोलते हैं। बेसिकली हम लोग डिटेल में स्टडी सिर्फ 3 को ही करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में जस्ट जानते हैं थोड़ा बहुत बेसिक। प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है? प्लाज्मा हम लोग किसको बोल सकते हैं? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लाज्मा के बारे में, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा स्टेट में, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होता है। और दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ, दिस पार्टिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंपोजिशन पूछा जाता है प्लाज्मा का। पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। जो गैसियस फेज होता है ना, गैसियस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसको अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे तुम हीट कर दोगे, तो देखोगे गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाता है ना, वो बाहर निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकलेगा, तो उस जो बच गया स्पीसीज, जो न्यूक्लियस बचा हुआ रहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, वो न्यूक्लियस बन जाएगा, है ना। किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल से तुम अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर किसी भी एटम से, तो क्या बचेगा? कैटायन बचेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। Yes, sir. तो वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की वजह से हम लोग उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस को कंटेन करता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में मेनली क्या होता है, बहुत ही सुपर चार्ज पार्टिकल्स या सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है उनका, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीएससी के बारे में। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ही जानना है, डिटेल में इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इस स्टेट ऑफ मैटर में एक्चुअली होता क्या है? तो बस तुमको जानना है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कंसिडर किया जाता है फिफ्थ आफ्टर प्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग बोल सकते हैं दे आर ए ग्रुप ऑफ, क्या बोल सकते हैं बताओ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में? या ऐसे लिख लो, बीएससी लिख रहे हो तुम लोग इसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लिख रहे हो या नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये लिख लो, बीएससी इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का कूलिंग करते हैं हम लोग, कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब बहुत ही लो डेंसिटी वाले गैस को हम लोग कूल कर देते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे, ठीक है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, टू सुपर लो टेम्परेचर्स, ठीक है, टू सुपर लो टेम्परेचर्स, समझ रहे हो। तो बहुत, एक तो पूरा लो डेंसिटी वाला गैस है, उस लो डेंसिटी वाले गैस को बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं हम लोग, तो उसके बाद बीएससी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखना, प्लाज्मा जो है ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा कंसिस्ट करता है आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कंसिडर किया जाता है, ये है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग उतना डिटेल में नहीं करते हैं, ये अपने स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है। हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, फिर वो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इसके बारे में पहले लिख लो तुम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. आयुष, आयुष यस सर, आ रहा है। लिख रहे हो तुम? यस सर। चलो ठीक है। लिख लो जल्दी इन सब के बारे में, फिर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होता है। लिख चुके हो? Yes, sir. लिख लिया इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, इन तीनों के हम लोग डिफरेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो ये बता सकते हो तुम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों स्टेट के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर हम लोग बात करें, चलो पहले हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे टेबल टाइप का बना लेना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये है सॉलिड। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे लिक्विड, और तीसरा हम लोग गैस। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शेप के टर्म में बात करें, शेप, तो सॉलिड का शेप क्या होगा, फिक्स होगा या नहीं? Yes, sir. सॉलिड में शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड में शेप फिक्स्ड होगा? No, sir. नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है कि जो कंटेनर है उसी का शेप वो ले लेता है, जिस कंटेनर में उसको रखोगे उसी का कंटेनर का शेप आ जाएगा। गैस में शेप फिक्स्ड होता है क्या? No, sir. नो फिक्स्ड शेप। चलो, शेप हो गया। इसके बाद वॉल्यूम के टर्म में बताओ, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड? Yes, sir. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है या नहीं? लिक्विड का वॉल्यूम Yes, फिक्स sir. हो, होता है. लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है क्या? गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा क्या? No, sir. नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, क्योंकि गैस तुम जिस कंटेनर में रखोगे ना, उसको जितना ज्यादा स्पेस दोगे वो उतना स्पेस ऑक्युपाई करते चला जाएगा। ठीक है, तो गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इंटर पार्टिकल फोर्स अगर हम लोग बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करें, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताओ, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? सबसे ज्यादा. तो वेरी हाई होता है। ठीक है, हाई। फिर उसके बाद लिक्विड में मीडियम. मीडियम, लेस देन सॉलिड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मीडियम लिख सकते हैं हम लोग, लेस देन सॉलिड। मीडियम बोलने का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड से लेस है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगा वो लो होगा। समझ रहे हो बात?
Yes, sir. लेस देन, मीडियम मतलब लेस देन सॉलिड। चलो अब इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल, समझ रहे हो? वेरी लेस। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ? वेरी लेस। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? More than solid. मोर देन सॉलिड। और गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे मैक्सिमम, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस, मैक्सिमम स्पेस होता है इसमें। ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी के टर्म में हम लोग बात करते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? बोलो। कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका क्या है? वेरी डिफिकल्ट। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? ये भी नहीं किया जा सकता, नियरली डिफिकल्ट। ठीक है। लेकिन गैस का कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा बताओ? गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं ना, गैस को आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बहुत। Yes, sir. यस और नो? यहाँ पे लिख सकते हैं गैस में हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। चलो इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। यस और नो? Yes, sir. लिक्विड का डेंसिटी मीडियम में रहेगा, मतलब सॉलिड से कम रहेगा। और गैस का डेंसिटी क्या होगा? बिल्कुल लो, मिनिमम बोल सकते हैं, लो डेंसिटी बोल सकते हैं ना। Yes, sir. गैस का डेंसिटी बिल्कुल लो होता है। ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इन तीनों स्टेट्स में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सारा तो तुम लोग को पहले से ही पता होगा, पता है या नहीं? ये सारा चीज Yes, तो sir. पता ही था। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ना, ये तीनों जो पार्टिकल हैं, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटर कन्वर्ट होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस और नो? सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो, अगर सॉलिड स्टेट को, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट को हमको बदलना है किसमें? लिक्विड में। और लिक्विड को फिर गैस में बदलना है। अब ये तुम बताना, एरो ध्यान रखना, सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सॉलिड से लिक्विड में अगर Melting. कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? Melting. मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड हो गया मेल्टिंग। अब लिक्विड से अगर सॉलिड जा रहा है वापस, तो लिक्विड से सॉलिड, एरो ध्यान देना, लिक्विड से सॉलिड, ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग का अपोजिट ये क्या होता है? Freezing. फ्रीजिंग। ठीक है। ये सारा चीज ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड से गैस। लिक्विड से अगर गैस जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड से गैस, कोई भी सब्सटेंस जो है लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस होगा ये? Vaporization. वेपोराइजेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। और गैस से अगर लिक्विड वापस आ रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Condensation. कंडेंसेशन। ये सारे टर्म्स का मतलब तुम लोग को पता है ना, ये सब पूछा जाता है। मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये सब ध्यान रखना। अब एक और होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस।
डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? sublimation, सब्लिमेशन। और गैस से अगर सॉलिड हुआ तो उसका अपोजिट बताओ, सब्लिमेशन का उल्टा deposition, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंजेस, फेस चेंजेस, तो फेस चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है या फिर प्रेशर चेंज करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर की वजह से ही ये फेस चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब तक तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे या प्रेशर चेंज नहीं करोगे तो फेस चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो फेस चेंज होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाना, तो वो किसकी वजह से होता है? या तो हम लोग टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं या फिर उसके प्रेशर में चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों वजह से फेस चेंजेस होते हैं। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा? सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बताओ बताओ जल्दी। decrease, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए टेम्परेचर increase, डिक्रीज करना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना हम लोग, हीट करेंगे ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लिक्विड को अगर गैस में बदलना है तो टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? लिक्विड को गैस में बदलना है increase, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये अगर एक फेज से हम लोग दूसरे फेज में अगर चेंज करते हैं तो बेसिकली हमको टेम्परेचर चेंज करना होगा या फिर प्रेशर चेंज करना होगा, इन दोनों की वजह से ये चेंजेस पॉसिबल होते हैं। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स होता है, टेम्परेचर चेंजेस से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स आता है। मेल्टिंग पॉइंट तुम लोग पढ़े होगे, किसी भी सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये सॉलिड के लिए मेनली बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लेना इसका डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड is defined as the temperature at which solid melts to become liquid। ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम लोग बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, एट द मेल्टिंग पॉइंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एट मेल्टिंग पॉइंट ये सॉलिड और लिक्विड जो है ना आपस में ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं बोथ स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। दैट इज, हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या हुआ कि एट दिस टेम्परेचर या एट दिस पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। समझ गए ये बात? जैसे मान लो वाट, तुम लोग को पता होगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। yes, sir. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस तुम अगर बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट है इसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर जो है ये दोनों सॉलिड फेज में
और लिक्विड फेज में दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो आइस रहेगा तो ये सॉलिड फेज हो गया, वाटर रहेगा तो ये लिक्विड फेज। तो दोनों फेज मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब इसके बाद एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आता है एक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी तुम लोग सुने होंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिख लेना इसको। ये लिक्विड के लिए बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is defined as the temperature at which, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना, at which the vapor pressure, ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, वो जो वेपर बनेगा ना लिक्विड का, है ना, बॉईल करेगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा ना लिक्विड, यस और नो? Yes, sir. तो वो जो वेपर बन रहा होगा उस वेपर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा ना उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या होगा कि लिक्विड और गैस ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड और गैस जो है ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस ये दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों फेज जो है साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग एट दिस पॉइंट लिक्विड स्टेट एंड gaseous state exists simultaneously। ठीक है, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, सब्लिमेशन को डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, बताओ Yes, sir. क्या होगा डेफिनेशन सब्लिमेशन का? The process of converting solid हाँ state directly into the gaseous state हाँ, वो is लिख called देते हैं sublimation. द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, ये लिख लो, द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होता, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कोई एक ऐसा सब्सटेंस बता सकते हो जिसका सब्लिमेशन होता है? एग्जाम्पल बोलो तो, कोई एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसका सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। बोलो एग्जाम्पल बताओ, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल। नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स देखे हो तुम लोग? हेलो, Yes, sir. नेप्थलीन बॉल्स देखे हो, सुने हो नेप्थलीन बॉल्स? नाम तो सुना है।
विंटर में देखे हो कपड़े में जो डाला जाता है एक व्हाइट कलर का बॉल जो आता है इंसेक्ट्स Yes, को sir. दूर रख, तो उसी को बोलते हैं ना नेप्थलीन बॉल्स। Yes, नहीं sir. देखे हो? Yes, sir. देखें. तो उसका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है क्या? वो देखोगे No, ओवर sir. द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, वो साइज बॉल का जो होता है वो छोटा होते जाता है, होता है या नहीं? Yes, sir. तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या, या डायरेक्ट No. गैस में चला जाता है? Direct gas में. तो वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हो रहा है ना वहां पे। तो नेप्थलीन बॉल्स हम लोग, नेप्थलीन बॉल्स जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस हो गया। कैम्फर सुने हो? Yes, कैम्फर, sir. कपूर जिसको बोलते हैं हम लोग, Yes, sir. तो वो क्या होता है, वो भी तो सब्लिमेबल होता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो क्या, डायरेक्ट No, सॉलिड से sir. किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो वो भी सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो ये सब बोल सकते हो तुम लोग। अगर केमिकल कंपाउंड में अगर कुछ पूछा जाए, कोई एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो सब्लिमेशन होता है जिसका, तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है। अमोनियम क्लोराइड ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। तो ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसको अगर हीट करोगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हम बता दिए सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के। ठीक सर है, आयोडीन भी तो होता है. हाँ आयोडीन भी होता है, आयोडीन भी रख सकते हो, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, कोई दिक्कत? नो सर. तो ये सारे हो गए सब्लिमेशन से रिलेटेड। अब इसमें एक टर्म तुम लोग पढ़े होगे, इवापरेशन। इवापरेशन क्या होता है? इवापरेशन किसको बोलते हैं हम लोग, ये बताओ। व्हाट डू मीन बाय इवापरेशन? बोलो बोलो जल्दी। इवापरेशन सुने हो या नहीं? हेलो, यस सर. किसको बोला जाता है इवापरेशन? सर कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट. कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू, गैसियस स्टेट. हाँ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर, वेपर में कन्वर्ट होता है जिसको गैसियस फेज ही बोलते हैं हम लोग, एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। समझ गए बात? लिक्विड से अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, अब इवापोरेशन जो होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन बता सकते हो कौन कौन सा सर फैक्टर होता है? टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कैसे इफेक्ट करेगा बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? सर अगर हम लोग बढ़ाने से. टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख सकते हैं ऐसा, इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करें तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड होता है सरफेस एरिया, पढ़े हो ये? सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ेगा या नहीं, बताओ? सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन increases with an increase in surface area। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। चलो, थर्ड होता है विंड स्पीड, स्पीड ऑफ विंड। तो विंड स्पीड से क्या होगा, अगर विंड ज्यादा तेजी से बहेगा, हवा ज्यादा तेज चलेगा, तो इवापोरेशन बढ़ेगा या घटेगा, बताओ? रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो देखे हो ना, विंडी डे अगर रहता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है। गीला कपड़ा देखो, अगर बहुत तेज हवा चल रहा है तो वो जल्दी जल्दी सूखता है या नहीं? इसलिए तो हम Yes, लोग sir. फैन चला देते हैं। फैन चलाने से क्या होता है, हवा तेज चलता है, तो जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूखता है। तो वही बोल सकते हैं हम लोग कि द रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, चलो, फोर्थ फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हो? एयर में जो, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ? बोले बोले जल्दी। रेट ऑफ सर ज्यादा इवापोरेशन जो, होगा। क्या? Sir, decrease होगा। अगर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, एयर में अगर ह्यूमिडिटी है तो उसमें तो पहले से ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर है ना वहां पे, समझ रहे हो? एयर, एयर में अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो पहले से बहुत ज्यादा वाटर वेपर एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो और वाटर वेपर लेना चाहेगा क्या, बताओ? अगर पहले से No, वाटर sir. वेपर है तो नहीं लेना चाहेगा। तो उस केस में जो रेट ऑफ इवापोरेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, एकदम पूरा ड्राई डे है जहाँ पे ह्यूमिडिटी एकदम कम है, तो उस केस में देखोगे कि इवापोरेशन फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में या एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आसानी से वाटर जो है वो वेपोराइज होके वो वेपर में बदल सकता है। लेकिन अगर पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो उस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा ना, इवापोरेशन का रेट जो है ये घटेगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। समझ रहे हो बात? तो ये चार फैक्टर होते हैं जो कि इवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवापोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, ये पूछा जाता है। तो इसको फटाफट लिख लो। ये सब नहीं हुआ था स्कूल में तुम लोग का? सर, ये बोलो, टॉपिक नहीं हुआ था। अभी ये टॉपिक नहीं हुआ था।
चलो ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? लिख चुके हो? यस और नो? हेलो। Yes, sir. चलो, तो देख लो जितना आज बताए हैं इसमें अगर कोई डाउट है तुम लोगों को, कुछ पूछना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें तो मेजर पार्ट तुम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते होगे, बस रिवाइज करा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में। तो देखो आज जितना बताए हैं, जितना चीज, उसमें अगर कोई दिक्कत है तुम लोगों को तो पूछो। बताओ बताओ जल्दी, जितना चीज बताए हैं इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. कुछ नहीं पूछना है? No, sir. तो ये सब रिवाइज करना, एक बार एनसीईआरटी से तुम लोग पढ़ना, ठीक है? एनसीईआरटी रीडिंग करते हो या नहीं तुम लोग? Yes, sir. तो एक बार एनसीईआरटी इस चैप्टर का रीड करना, ठीक है, उससे और आइडिया लगेगा तुम लोगों को। एक बार एनसीईआरटी रीड करना और जो जो डेफिनेशंस लिखा है आज वो याद कर लेना तुम लोग, ठीक है? इवापोरेशन का, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये सारा याद कर लेना तुम लोग। पूछा जाता है डेफिनेशन, और भी कुछ कुछ बाकी है डेफिनेशंस, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे इसका, ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं है? No, यस और sir. नो? नहीं। चलो फिर तो आगे हम लोग इस चैप्टर का अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके।